नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। स्वागत है आप सभी का। और कल की जो क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट से ही मैं अंदाजा लगाता हूँ कि चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको समझ भी आ रही है। ठीक है। क्योंकि वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर एक खंगालोगे 1000 मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रयास मेरा ये है कि आगे के एग्जाम्स को देखते हुए एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं और अपने को किस तरह से सरल तरीके से वहां आंसर तक पहुंचना होता है। ये कोई थ्योरिकल पेपर है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, 4 में से एक आंसर होता है। और सीधा मैं आज आपको आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, टेस्ट वाले दिन भी बताऊंगा। इस कभी भी या तो क्लास मेरी एक भी मत देखना, और या देखो ना तो वो टॉपिक पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी, है ना। और वैसे भी कहा जाता है कि एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए। तो एक साधिए कि बेस्ट तरीके से रेगुलर क्लास देखें। मेरी तरफ से डिस्टरबेंस मैं मानता हूं कि पिछले समय से मेरे कारण ही हो रहा है डिस्टरबेंस, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। प्रयास मेरा है कि बेस्ट दूं, लेकिन मैं क्लास नहीं ले पा रहा था तो मैंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहां पर लगभग 28 से ज्यादा टेस्ट अपलोड कर चुका हूं मैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है 7 जनवरी। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, 3 टेस्ट अब तक हो चुके हैं, है ना। जो जिन्होंने ले रखी है, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और क्या बोलते हैं उसे, रीट वाली जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, आपने देखी होगी, है ना। तो आप जरूर सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर हो रहा है, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब अगर आप पीछे रहते हो तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम की राजस्थान जी की क्लासेस चल रही है, फायदेमंद है। और बहुत जल्द जो क्या कहते हैं उसे, स्कूल व्याख्याता को लेकर जनवरी में स्टार्ट करेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको मिलेगा। चलिए, आज कल हमने अकर्मक सकर्मक सीखा था कि अकर्मक कहाँ होती है और सकर्मक कहाँ होती है। फिर हमने बात की थी फॉर्मूला नंबर कौन सा था, फटाफट देखें। सबसे पहले कमेंट कौन करता है? फॉर्मूला नंबर 231। किसी भी प्रकार का वाक्य आ जाए, जैसे राजेश राजेश बाजार राजेश बाजार से फल लाता है। एक वाक्य लिख लिया मैंने कि राजेश बाजार से फल लाता है। और दूसरा मैंने लिख दिया कि बाहर सड़क पर सड़क पर कुछ कुछ बाहर सड़क पर कुछ लड़के खड़े हैं, है ना। तो इस तरह से हमने 2 वाक्य लिख दिए। हमें पता करना है कि किसमें सकर्मक है, किसमें अकर्मक है। तो हमारा फॉर्मूला नंबर था, कौन सा था? 231, 231। सबसे पहले हमें वाक्य में क्या ढूंढनी है? सबसे पहले हमें वाक्य में क्रिया ढूंढनी होती है। 1 नंबर काम होता है क्रिया। इस वाक्य में क्रिया क्या है? लाता है। दूसरे नंबर पे हमें देखना पड़ता है कि इस क्रिया को करने वाला कौन है, ना कि कर्ता, बल्कि हम पूछते हैं कि इस क्रिया को करने वाला कौन है। तो हमें पता चलता है कि लाने का काम कौन कर रहा है? राजेश कर रहा है। तो हमें जब दोनों चीजें मिल जाती है कि लाता है राजेश, तो तीसरे नंबर पे हम दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं। और हमने लगा दिया क्या। तो एक प्रश्न बनता है कि राजेश क्या लाता है, और उत्तर निकल के आया फल। अगर उत्तर निकल के आ जाता है, जैसे उत्तर निकल के आया फल, तो उसके साथ एक काम और करना है आपको, को लगा के चेक कर लेना है कि राजेश बाजार से फल को लाता है, यानी फलों को लाता है। बात सेट बैठ रहा है। इसका मतलब अपने प्रश्न भी सही बनाया था, और इसमें क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया हुई। जो आज देख रहे हैं क्लास, वो कल वाली क्लास नहीं देखी हुई तो पहले वो देखें, ये मत देखें। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्य में है कि सबसे पहले वही फॉर्मूला नंबर 231, क्रिया क्या है? बोला खड़े हैं, तो क्रिया मिल गई। और क्रिया को करने वाला कौन है? लड़के। तो बीच में लगा दो क्या। लड़के क्या खड़े हैं? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया होगी। बस सिंपल सी बात है। अब जो लोग यूं बना लेंगे कि सड़क पर क्या खड़े हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रश्न आपको सही बनाना है, उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा, समझ जाओगे कि हाँ, इस सकर्मक कहाँ है और अकर्मक कहाँ है। और वैसे भी हम अगले जब टेस्ट होगा तो खूब प्रैक्टिस करेंगे। शानदार। चलिए, अब हम आज पढ़ेंगे कि भाई अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के जो भेद है वो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जब अकर्मक क्रिया के भेद पढ़ते हैं तो हम अकर्मक क्रिया के 3 भेद पढ़ते हैं। कितने भेद पढ़ते हैं? 3। तो सबसे पहले देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता दूं। एनसीईआरटी कहती है कि अकर्मक क्रिया जो है, मैं आपको दोनों तीनों चीजें बता देता हूं। एनसीईआरटी कहती है कि अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। बोला कौन से 2 भेद होते हैं?
ये बोला एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सा होते हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया। एक तो ये भेद बताती है एनसीईआरटी, और दूसरा भेद बताती है एनसीईआरटी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। है दो भेद? हाँ। अब देखिए, फिर वो कहती है कि भाई पूर्ण कर्मक के भी दो भेद हैं। एक है स्थिति या अवस्था बोधक, और दूसरा है गति बोधक। इस तरह से दो भेद हैं इसके। तो ये तो बताती है एनसीईआरटी, मेन भेद दो बताती है, फिर पूर्ण कर्मक के भी दो भेद और कर देती है। लेकिन अपने जो है दूसरी किताबें बहुत सी है जो तीन भेद बताती है, हम उस हिसाब से चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे शायद अगले पेज पे लिखा हुआ भी है, नहीं लिखा हुआ है, लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। हाँ, लिखा हुआ तो है, मुझे लग रहा है। ये देखिए, ये रहा। कुछ किताबों के अनुसार अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक के फिर दो भेद हैं, गति बोधक और अवस्था बोधक। इसी अवस्था बोधक को क्या बोला जाता है? स्थिति बोधक। क्या बोला जाता है? स्थिति बोधक, सॉरी। अब चलो हम पहले यही समझ लेते हैं, मैं इन तीनों को एक साथ में ही समझा देता हूं, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्थित्यर्थक या फिर अवस्था बोधक पूर्ण कर्मक क्रिया की। यानी जिस क्रिया से हमें कर्ता की स्थिति का पता चलता है, वो क्रिया क्या होती है? स्थित्यर्थक या अवस्था बोधक क्रिया होती है। जैसे मैंने लिखा कि राजेश बैठा है ना। अब आपको इनमें ये तो पता ही है कि भाई हाँ ये अकर्मक क्रिया है, हम तो अब अकर्मक क्रिया के भेदों में चले गए, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सुरेश जो है सो रहा है ना, तो ये हो गया। तीसरा वाक्य हमने जैसे मान लो ले लिया कि अवस्था में, जैसे मान लो कोई उदाहरण ले लेते हैं, पूर्ण अकर्मक है ना, स्थित्यर्थक। दूसरा हमने ले लिया जैसे विकास जो है हंस रहा है। अब कुछ लोग मान लो कह देंगे कि सर इस सोने में और हंसने में तो गति हो रही है, कि सर है ना वो मेरा दोस्त है, वो तो जब हंसता है ना तो ऐसे आंगन में लोटपोट होके हंसने लग जाता है, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, गति हो रही है। देखो मूलतः हंसने में कोई गति नहीं होती। सर मेरा एक दोस्त है, वो तो सोते समय ना लाते मारता है, मुक्के मारता है, तो वो उसकी निजी समस्या है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बाकी व्यक्तिगत सोते समय हिलता डुलता नहीं है। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है? कि कर्ता की स्थिति का पता चल रहा है, ठीक है। जैसे बालिका बालिका जो है वो खड़ी है, अगर मान लो वो कहीं पर खड़ी है, तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति का पता चल रहा है कि जो कर्ता है वो किस स्थिति में है। यानी आप इसी का नाम ही इसी के आधार पर पढ़ा, स्थित्यर्थक, जो इसका मतलब स्थित्यवर्धक, इसका मतलब हुआ, स्थित्यर्थक का मतलब हुआ कि भाई कर्ता की स्थिति का पता चलता है, गति नहीं है। समझ गए बात? तो यह कर्म क्रिया का पहला भेद। फिर आती है गति, मतलब जिसमें हमें कर्ता के गति का पता चलता है। जैसे कैलाश कैलाश जो है, कैलाश मैदान में दौड़ रहा है। अब देखिए, अब यहां पे गति हो रही है, ठीक है। मैंने कहा पक्षी आसमान में पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो यहां क्या हो रही है? बोला यहां गति हो रही है, ठीक है। मैंने कहा मेंढक मेंढक पानी में उछल रहे हैं, मेंढक पानी में उछल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि नदी जो नदी है वो बह रही है, नदी क्या हो रही है? बह रही है, ठीक है। मैंने कहा सीता या सीमा जो है वो कानपुर जा रही है, कानपुर जा रही है। तो अब ये जो वाक्य हैं, इन सब में दौड़ना, उड़ना, उछलना, बहना, जाना, यहां पर गति हो रही है। तो ये क्या कहलाती है? गत्यर्थक कहलाती है। सिंपल सा लॉजिक है। अकर्मक का आपको पता लग गया, अब अकर्मक कोई क्रिया है उसमें पता लग गया भाई ये अकर्मक है, अकर्मक पता लग गया। अब दूसरी चीज अपने को सीधी इतनी देखनी है कि भाई स्थित्यर्थक है या फिर गत्यर्थक है, ठीक है। जैसे ही पता लगा कि हाँ भाई स्थिति का है तो स्थित्यर्थक हो जाएगी, गति हो रही है इसका मतलब गत्यर्थक है दोनों ही पूर्ण कर्मक क्रिया। कौन सी है? दोनों ही
पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब बात आती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे सारे, क्योंकि मैं अगर इस चीज को मान लो एक वाक्य लिख कर बताऊंगा, देखो ऐसे अपूर्ण अकर्मक होती है, तो मुझे तो लगेगा हाँ ऐसा होती है, समझ आ गया होगा। लेकिन वास्तव में बताऊं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ये चीज जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समझ रहे हो ना, ये सुन रखा है कि हाँ सर एकता कपूर का सीरियल आता है, सास भी कभी बहू थी। अर्थात गुरुजी भी कभी चले थे यानी शिष्य थे, इसका मतलब हम भी कभी स्टूडेंट थे। जब यह अपूर्ण अकर्मक बताई जाती, या तो ये थी कि हमें जिस प्रकार से बताई गई है ना, वो थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा अलग तरीका था, इसलिए थोड़ी देर से समझ आई। और या फिर ये होगा कि शायद हम मतलब जड़ बुद्धि थे इसलिए समझ देरी से आई, कुछ भी हो XYZ, कुल मिला के इसको समझना पड़ेगा। पर मैं अपने तरीके से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होती है, क्रिया आपको अपूर्ण लगेगी, यार इसमें कुछ कमी है वाक्य में। जैसे मैंने कहा पड़ोसी पड़ोसी निकला। अब जैसे ही मैंने ये वाक्य बोला तो आपको सर पड़ोसी क्या निकला, पड़ोसी मतलब कुछ पड़ोसी निकला, मतलब अधूरा अधूरा सा लग रहा है, अपूर्ण लग रहा है। तो सर यहां पे क्या होगा, तो सर क्या पड़ोसी जो है वो चालाक निकला, अक्सर पड़ोसी चालाक निकल जाते हैं। पड़ोसी जो है बदमाश निकला, अक्सर हम भी पड़ोसी हैं, दूसरों की नजर में हम बदमाश है। पड़ोसी होशियार निकला, है ना। पड़ोसी जो है क्या कहते हैं कि पड़ोसी अपराधी निकला, ठीक है। पड़ोसी अच्छा निकला, बात समझ रहे हो, अच्छा निकला। यानी पड़ोसी क्या निकला, कुछ भी निकला, पड़ोसी चालाक चतुर होशियार अच्छा, है ना। ये मान लो पड़ोसी इंजीनियर निकला, पड़ोसी डॉक्टर निकला, कुछ भी निकला। अच्छा निकला कौन, यानी यहां पर कोई न किसी पूरक शब्द की कमी रहती है। क्या रहती है, कोई न कोई पूरक शब्द की कमी नजर आती है। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये शब्द हमें उलझाता है। क्यों उलझाता है मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझो इसे। जैसे मैं आपको एक और वाक्य वाक्य बताता हूं कि सुरेश सुरेश है। अब सुरेश क्या है, सुरेश अध्यापक है, सुरेश डॉक्टर है, सुरेश मॉनिटर है। सुरेश है क्या, कुछ न कुछ तो है, यानी किसी न किसी पूरक शब्द की हमें आवश्यकता रहती है। यह चीज हमें समझाई जाती थी कि भाई अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक शब्द की आवश्यकता रहती है। लेकिन बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तब इस कंडीशन में नहीं आए थे। तो बोला कैसे आए, मैं बताता हूं कैसे आए। तो सबसे पहले मैं आपको दो लॉजिक बताता हूं, वो आप याद रखना। देखो, सबसे पहले अपूर्ण अकर्मक क्रिया की अगर आपको पहचान करनी है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया की आपको पहचान करनी है, तो इसमें दो तीन क्रियाएं आती है। मोस्टली अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पेपर में अगर पूछ जाएगी तीन ही क्रिया आएगी लास्ट में, है, था और निकला। अब पेपर में जब पूछते हैं तो वो कैसे पूछते हैं, वो यूं पूछेंगे आपको कि पड़ोसी चालाक निकला, है ना। वो पूछेंगे इसमें कौन सी क्रिया है, या वो पूछेंगे सुरेश ईमानदार सुरेश ईमानदार था, वो पूछेंगे इसमें कौन सी क्रिया है। वो पूछेंगे विकास अध्यापक है। वो पूछेंगे कैलाश कैलाश अच्छा लड़का है। वो आपको इनमें पूछेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना मेरी बात कि मोस्टली है, था और निकला, ये तीन क्रिया आपको अपूर्ण अकर्मक में मिलती है। दूसरी चीज आपको कैसे पता लगेगी, हमारा नियम फॉर्मूला नंबर 231 यहां पर भी काम आएगा। सबसे पहले वाक्य में क्रिया क्या, निकला। और निकले का निकला कौन, बोला पड़ोसी। पड़ोसी क्या निकला, उत्तर आएगा चालाक। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि सर आपने फॉर्मूला नंबर 231 बताया था, तो हमने सर सबसे पहले क्रिया ढूंढ ली निकला, और निकलने का काम किसने किया, बोला पड़ोसी ने। हमने प्रश्न बनाया पड़ोसी क्या निकला, उत्तर आ गया चालाक। बिल्कुल उत्तर आएगा, क्योंकि प्रश्न गलत बना है। तो सर गलत कैसे बना है, मैं बताता हूं कैसे बना है। पड़ोसी क्या निकला, उत्तर आया चालाक। चालाक के साथ को लगा के चेक करो, पड़ोसी चालाक को निकला। सेट नहीं बैठा ना, क्योंकि हमारा प्रश्न गलत है। पर सर ये बन तो रहा है ना, बिल्कुल यही चीज बताना चाह रहा हूं। देखिए
ये प्रश्न बनता है कि पड़ोसी चालाक क्या निकला, ये ऐसे प्रश्न बनता है। तो सर ऐसे कैसे बताता हूं, देखो ये चालाक क्या है, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। यानी पड़ोसी, ये पड़ोसी चालाक, चालाक पड़ोसी है, ये उसका विशेषण है। सुरेश ईमानदार, ये ईमानदार क्या है, सुरेश ईमानदार सुरेश। समझ रहे हो बात आप, मेरी बात को समझना। अपूर्ण अकर्मक क्रिया की पहली पहचान है, था और निकला। दूसरी पहचान, कर्ता के तुरंत बाद उससे संबंधित कोई विशेषण वहां मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ईमानदार सुरेश, विकास अध्यापक। अगर आप यूं प्रश्न बनाओगे विकास क्या है, तो उत्तर आ जाएगा अध्यापक। तो को लगा के चेक करो, विकास अध्यापक को है, सेट नहीं बैठाना, क्योंकि हमारा प्रश्न गलत है। क्योंकि ये अध्यापक हुआ, ये ईमानदार हुआ, ये चालाक हुआ, ये तो इन कर्ताओं के क्या है, विशेषण हैं। तो इनको उत्तर नहीं मानेंगे हम। समझ रहे हो बात आप। अगर मान लो इसी वाक्य को मैं यूं लिखूं कि ईमानदार सुरेश पान खा रहा है, या पानी पी रहा है, तो आप क्या बनाओगे प्रश्न, क्रिया हो गई पी रहा है, और पीने का काम सुरेश कर रहा है। सुरेश क्या पी रहा है, पानी। ये उत्तर आएगा ना। क्या उत्तर में ये आ सकता है, क्या नहीं आएगा। या आप प्रश्न क्या बनाओगे, ईमानदार सुरेश क्या पी रहा है, उत्तर आएगा पानी। कुल मिला के विशेषण होता है, वो इन्होंने क्या किया कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में दे दिया। क्या दिया, बीच में दे दिया। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूं बना लोगे कैलाश क्या है, कैलाश सॉरी, कैलाश क्या है, तब तो उत्तर आ जाएगा लड़का। लेकिन नहीं, यहां पे क्रिया क्या है, और होने का काम कौन कर रहा है, लड़का। अब चाहे लड़का वही कैलाश है, कैलाश है वही लड़का है, और ये अच्छा क्या दे दिया, विशेषण है। तो कुल मिला के जब मैं एक लाइन लिख देता हूं, आप इस लाइन को अगर माइंड में बिठा लोगे तो बहुत बढ़िया, मेरे नोट्स में लिखी हुई है ना। मतलब यूं मान लो कि एक तो इसकी पहचान है, था और निकला, ये तीन क्रियाएं आपको मिल सकती है पेपर में। दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखें कि कर्ता से संबंधित विशेषण, मतलब आप यूं समझिए कि जो कर्ता से संबंधित जो मैं विशेषण लिख रहा हूं ना, यही तो पूरक शब्द है। और पेपर में वो पूरक शब्द की कमी नहीं देते, बल्कि पूरक शब्द साथ में देते हैं। तो ध्यान रखना, ये कर्ता से संबंधित विशेषण है, जो कर्ता की विशेषता बताता है। किसमें, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता से संबंधित विशेषण साथ में होगा, और पीछे है, था या निकला क्रिया होगी, वो अपूर्ण अकर्मक होगी। और हम परसों जब टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट में आप अच्छे से समझ भी जाओगे। समझ गए बात आप। चलिए, ये तो मैंने बता दिया, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर एक बार में मान लो 70% समझ आ रही है, 100% हो जाएगी। बहुत जनों के तो आई भी है, क्योंकि पहले मेरी कम से कम ये व्याकरण की 2-2.5 साल में तीसरी या चौथी बार में व्याकरण करवा रहा हूं। लेकिन इस बार जो व्याकरण करवा रहा हूं वो दी बेस्ट करवा रहा हूं, जो मतलब सदाबहार व्याकरण करवा रहा हूं। उसके बाद किसी बच्चे को व्याकरण करवाने की जल्दी से जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो डाउट्स क्लियर करेंगे, है ना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे। चलिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के जब भेद पढ़ते हैं तो इसके 3 भेद हमें पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 1, एक कर्मक क्रिया। दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया आप देखेंगे, वह वाक्य जिसमें एक कर्म हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी साधारण सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले क्रिया क्या है, खाता है। खाने का काम किसने किया, कैलाश ने। बीच में क्या लगा दिया, क्या, तो कैलाश क्या खाता है, बोला, उत्तर आया फल। तो यानी इस वाक्य में सिर्फ एक कर्म है। क्या है, एक कर्म है। सुनीता ने गाना गाया, क्रिया क्या है, गाया। गाने वाला का काम किसने किया, सुनीता ने। बीच में क्या लगाना है, क्या लगाना है, तो सुनीता ने क्या गाया, उत्तर आ गया गाना। को लगा के चेक करो, सुनीता ने गाने को गाया, सेट बैठ गया। इसका मतलब ये सकर्मक है, और सकर्मक में भी कौन सी है, एक कर्मक क्रिया है। मतलब यह हुआ कि वह क्रिया मतलब वाक्य जिसमें एक कर्म हो, एक कर्म हो और वही मुख्य कर्म होगा, तो वो एक कर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक, इसका नाम से ही आप समझ जाते हो कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म एक नहीं कर्म दो होंगे, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। और इसको समझना भी पड़ेगा। तो यहां कर्ता तो एक ही होगा, किंतु वाक्य में कर्म कितने होंगे,
2 होंगे। तो अब देखिए राम ने उसे पेन दिया, समझ गए, राम ने उसे पेन दिया। अब इस उसे पेन दिया, अब सबसे पहले आप देखिए वाक्य में क्रिया क्या है, बोला गुरुजी दिया, दिया क्रिया है, ठीक है। देने का काम किसने किया सर, राम ने। देने का काम किसने किया, राम ने। अच्छा, राम ने क्या दिया सर, उत्तर आया पेन। क्या आया उत्तर, पेन। तो जो उत्तर आया वही क्या होगा, वाक्य में मुख्य कर्म होगा। यानी इसी में इस जो मुख्य कर्म होगा वही क्या होगा, कर्म कारक होगा। और मुख्य कर्म क्रिया के नजदीक होता है। मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के क्या होता है, नजदीक होता है, ठीक है। और इसे अप्राणीवाचक कहते हैं, अप्राणीवाचक कहते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जो उत्तर क्या लगाने से जो उत्तर निकल के आता है वो प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो समझ गए बात आप कि जब हम प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न बनाकर देखते हैं तो जो भी उत्तर निकल के आता है वही असल में मुख्य कर्म होता है, वही मुख्य कर्म होता है और असल में कर्म कारक उसी में होता है, ठीक है। और मुख्य क्रिया के ये नजदीक रहता है। इस कर्म को अप्राणीवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्राणीवाचक या फिर प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। फिर देखिए इसमें ये जो बचा है ये क्या है, ये देखिए राम ने उसे, ये सर्वनाम है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। राम ने सुरेश को पेन दिया, इसका मतलब सुरेश को की जगह क्या आ गया, उसे। तो वाक्य में एक कर्म ऐसा आता है जिसके साथ को लगा होता है। तो ये जो उसे है ना, ये क्या है, ये गौण कर्म है। कौन सा कर्म है, गौण कर्म। इसमें कारक कौन सा होता है, इसमें कारक होता है संप्रदान कारक होता है। इसको अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं क्योंकि ये क्या लगाने से उत्तर में निकल के नहीं आता। यहां सदैव प्राणी ही होगा, इसीलिए इसे प्राणीवाचक कर्म कहते हैं। ये हमेशा कर्ता के नजदीक रहता है। किसके नजदीक रहता है, कर्ता के नजदीक रहता है। बात समझ आई, बस ये होते हैं द्विकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें कर्ता तो एक होता है मगर कर्म 2 होते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं, राधा ने रोहित को पुस्तक दी, राधा ने रोहित को पुस्तक दी। अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले क्रिया क्या है, दी। देने का काम किसने किया, राधा ने। राधा ने क्या दी, उत्तर निकल के आया पुस्तक। तो जो पुस्तक उत्तर निकल के आया यही असल में क्या होता है, यही असल में मुख्य कर्म होता है। इसी में क्या होता है, असल में कर्म कारक होता है। क्या होता है, कर्म कारक। इसी को हमेशा क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। इसको हम अप्राणीवाचक बोलते हैं क्योंकि क्रिया जो है वो इसी पर संपन्न होती है। ये हमेशा क्रिया के नजदीक रहता है। क्या रहता है, क्रिया के नजदीक रहता है। बात समझ आ गई। अब मैं नहीं समझता कि कोई स्टूडेंट गलत करेगा। अब बात आएगी रोहित की। तो रोहित के बारे में तो आप जानते हैं कि रोहित के बारे में क्या क्या लिखना है। बोला सर हाँ बिल्कुल, रोहित क्या है, देखिए रोहित के साथ को लगा है, जिसके साथ को लगा होता है ना वो क्या होता है, वो होता है गौण कर्म। क्या होता है, गौण कर्म। कारक कौन सा होता है, संप्रदान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म। और ये सदैव प्राणीवाचक होता है। क्या होता है, प्राणीवाचक। और ये हमेशा कर्ता के नजदीक रहता है, कर्ता के नजदीक रहता है। अब मुझे बताओ, बेस्ट एकदम क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि भाई द्विकर्मक क्रिया जो है वो कहां होती है, किस टाइप के वाक्य इसमें देखने को मिलते हैं। बात समझ आ गई। तो उम्मीद करता हूं, देखो समझ आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो फिर आनंद मुझे नहीं आएगा। समझ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर फटाफट एक बार क्लास को, मतलब क्लास में ये जो बहुत से स्टूडेंट जो बाद में देखते हैं, मैं आपको कहूंगा कि कोशिश करो, सर्दियों के रात 9 बजे तक क्लास आती है। मतलब एक तो अच्छी चीज है, जैसे कुछ स्टूडेंट बोले सर क्लास जल्दी कर दो, अरे गलत बात। अगर मैंने जल्दी कर दी 8 बजे तो आप 8 बजे क्लास देख दुखा के सो जाओगे। इससे अच्छा है कि नहीं नहीं, रात को 9 बजे सर की क्लास आएगी तो कम से कम 10 बजे तक तो हम इसी बहाने 9 बजे तक तो पढ़ लेंगे, फिर 9 से 10 क्लास ले लेंगे और फिर घंटा भर थोड़ा बहुत और कुछ देख के सो जाएंगे। तो थोड़ा बढ़िया है, 9 बजे फिक्स है अपना, तो फिक्स चलने दो। चलिए
अब बात करते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया को, अपूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, लाइव देखा करो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेहनत चाहते हैं बच्चे, चाहते हैं कि मैं लगातार क्लासेस देता रहूं। और परसों टेस्ट है ना, मतलब एक क्लास और आएगी क्रिया की अभी, उसके बाद टेस्ट है, उसमें कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट जो देख रहे हैं ना, जो बाद में देख रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो जरूर जरूर क्लास देखे। देखिए, जो जो औरों के हित, जो वो कहते हैं औरों के हित जीता है, औरों के हित मरता है, उसका हर एक आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है ना। तो वही बात है, जैसे आज अपने विधानसभा चुनाव हुए, उसमें रविंद्र सिंह जी भाटी जो हैं, उन्होंने मतलब क्या एक मतलब पूरे राजस्थान में परचम लहरा दिया। तो देखिए, पार्टी वाली एक अलग चीज होती है, कोई किसी को सपोर्ट करे वो अलग, लेकिन मतलब उस बंदे ने एक छोटी सी उम्र में मतलब जो कीर्तिमान स्थापित किया है ना, वो देखने लायक है। ये मत सोचो कि वो किस जाति का है, क्या है, मतलब ये जो वैमनस्य जो चलता है, इन चीजों को मत विचार करो। मैं तो अक्सर आपको क्या बोलता हूं कि पढ़ते टाइम बाबर का जिहाद याद आता है मुझे, कि सब चारों तरफ से दिख गया था कि युद्ध हारने वाले हैं और राणा सांगा की तगड़ी सेना है। ठीक है, हम निश्चित रूप से वो 80 घाव खाने वाला सूरमा, उसके जैसा ना तो कोई हुआ ना कोई होगा, लेकिन उस आदमी के 5,000 सैनिकों ने युद्ध जीत लिया, हिंदुस्तान की सत्ता पलट दी। तो दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। लेकिन वो तो हमारे मतलब एक आइडल साबित हुए हैं कि छोटी सी उम्र में जब लोग बेरोजगारी से संघर्ष करते हैं, उस आदमी ने अपने दम पर, कोई बड़े नेता न होने के बावजूद, मतलब क्या बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, प्रभावित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो ये एक मेरी व्यक्तिगत राय। ठीक वैसे ही कहता हूं आपसे कि थोड़ा सा जुनून के साथ पढ़ो, और बढ़िया तरीके से इस बार नौकरी लगनी ही लगनी है ना। तो जब टेस्ट हो ना, उस वक्त 500,000 स्टूडेंट लाइव रहा करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ वास्तव में मैं जो 3-4 दिन बाद एक लाइव टेस्ट लेता हूं, उसमें स्टूडेंट जो है सीरियसली उसको ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, हमने अभी अपूर्ण अकर्मक क्रिया पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी, है ना। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया पढ़ी थी। अब अपूर्ण हम सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। तो अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या चीज ऐसी है जो हमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया से अलग करती है? एक ही चीज, इसमें वाक्य कैसा आएगा? छात्रों ने राम को बताया। अब बताया क्या? वो चालाक बताया, सेम वही होशियार बताया, या ईमानदार बताया, क्या बताया? यानी सेम वही बात है कि कुछ न कुछ शब्द की क्या होगी? कमी होगी, होगी पूरक शब्द। हमने सुरेश को चुना, क्या चुना? अध्यक्ष चुना, मॉनिटर चुना, ठीक है, अध्यक्ष चुना, मॉनिटर चुना, नेता चुना, XYZ कुछ क्या भी चुना। अब मुझे बताओ, यहां पर चालाक होशियार ईमानदार कौन है? तो आप बोलोगे सर राम को। हमने सुरेश को अध्यक्ष मॉनिटर नेता चुना, किसको चुना? बोलेंगे सुरेश को। और ये दोनों वाक्य में है क्या? बोला सर ये दोनों वाक्य में कर्म है कि नहीं? मतलब ये हुआ कि जब कर, देखो पेपर में कैसे आएगा? पेपर में इस तरह से आएगा, छात्रों ने राजेश को चालाक बताया, यानी वो पूरक शब्द आपको साथ में देंगे, ठीक है। और हमने विकास को अध्यक्ष चुना, ये इस तरह से वो आपको देंगे साथ में। देखो, और हम अभी वो पढ़ के आए हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया, उसमें किस प्रकार वाक्य आते हैं? राजेश ईमानदार है। तो आप इस बात को समझना, यहां ईमानदार कौन है? राजेश, राजेश यानी कर्ता। और यहां चालाक कौन है? बोला राजेश, तो यहां पे क्या है? कर्म। तो कहने का मतलब अध्यक्ष कौन है? बोला विकास, विकास क्या है वाक्य में? कर्म। तो जब कर्म से संबंधित कोई विशेषण हो तब तो सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, और कर्ता से संबंधित कोई विशेषण आ जाए तो अपूर्ण अकर्मक है। बस इस चीज को अगर आपको आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए मजा आ गया, है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझेंगे, बढ़िया तरीके से आप समझेंगे। समझ गए बात आप? हाँ, तो हम आगे चले। अब मैं आपको कुछ बताता हूं। कल हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं की थी,
तो उसमें एक ही क्रिया सकर्मक में भी प्रयुक्त होती है, अकर्मक में भी प्रयुक्त होती है। तो ऐसी कुछ क्रियाओं को मैंने यहां लिखने का प्रयास किया है। कुछ धातु प्रयोग के अनुसार अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। अब आपको समझना पड़ता है कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे। देखिए, उसका सिर, ओहो, अभी देखते हैं, एक सेकंड रुकना। इसको हम ये प्रश्न बना के लिख दिया है ना। चलिए, हाँ अब ठीक है। उसका सिर खुजलाता है, इसमें हम प्रश्न बनाया था खुजलाता है, और खुजलाने का काम कौन कर रहा है? सिर। तो सिर क्या खुजलाता है? उत्तर नहीं आएगा, तो अकर्मक है। और वह अपना सिर खुजलाता है, तो खुजलाता क्या है? वह, मतलब कौन खुजलाता है? वह। और वह क्या खुजलाता है? सिर। को लगा के चेक किया, सही बैठ रहा था, मतलब सकर्मक। यानी खुजलाना जो क्रिया है वो अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में आपको प्रयुक्त हो सकती है। सेम ऐसे ही क्रिया है भरना। देखो, बूंद बूंद से तालाब भरता है, इस वाक्य में क्रिया जाननी है। तो क्रिया क्या है? भरता है। भरने का काम कौन कर रहा है? तालाब। यानी तालाब खुद भर रहा है, अपने आप भर रहा है। बूंद बूंद से, ये तो साधन है। तो तालाब क्या भरता है? उत्तर नहीं आएगा, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया। और राम ने आंखें भर के कहा, तो क्रिया क्या है? भर के कहा। तो भर के कहने का मतलब क्या हुआ? राम ने, मतलब भर के कहने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम ने क्या भर के कहा? उत्तर आया आंखें। को लगा के चेक करो, राम ने आंखों को भर के कहा, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। सेम ऐसे ही राम खरीदारी के लिए मोहन को ललचाता है। तो अब यहां देखिए, राम खरीदारी के लिए, तो सबसे पहले क्रिया क्या? ललचाना। और ललचाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम क्या ललचाता है? अच्छा, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी को आ गया है ना। तो राम किसको ललचाता है? तो ये जो राम खरीदारी के लिए मोहन को ललचाता है। अब आप कहोगे कि सर यहां तो संप्रदान है। संप्रदान यहां नहीं है, संप्रदान यहां है। यहां कैसे? देखो, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? को के लिए होती है कि नहीं होती है? बोला हाँ सर, बिल्कुल होती है। तो यहां ऑलरेडी संप्रदान आ चुका है ना। राम खरीदारी करने के लिए या खरीदारी को मोहन को ललचाता है, तो ये यहां पे कर्म है। समझ बात आप? मोहन को ललचाता है, तो ये सकर्मक हो गई। और कल हमने जो बात की थी, खेल तमाशों को देखकर आदमियों का जी ललचाता है। अब यहां क्रिया क्या? ललचाना। ललचाने का काम कौन करे? जी। जी क्या ललचाता है? उत्तर नहीं आएगा, और ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो ये खुजलाना, भरना, ललचाना, इसी तरह से आप देखो, लजाना, भूलना, बदलना, ऐंठना। ऐंठना के कल मैंने दो वाक्य आपको बताई थी। रस्सी ऐंठ रही है और नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, इस प्रकार से, है ना। कुएं में रस्सी ऐंठती है और नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। दो वाक्य बताए थे, है ना। मन घबराता है, एक तो है होता है मन घबराता है, और मोहन ने, मान लो इस तरह से कोई वाक्य बनाना पड़ेगा, घबराना का। तो कुल मिलाकर चलो, मुझे आप लोग ये काम देता हूं, जैसे लजाना क्रिया है, भूलना क्रिया है, बदलना क्रिया है, घबराना, ये चार क्रिया हैं, ठीक है। लजाना, भूलना, बदलना, घबराना, इनसे मुझे अकर्मक और सकर्मक के दो दो वाक्य बना के आप लोग जो है वो यहाँ पे कमेंट करेंगे। व्हाट्सएप पे मत भेजना, फिर बहुत से मैसेज हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट बाद में देखते हैं ना, तो वो बाद तक भेजते रहते हैं, तो फिर मैं देख नहीं पाता हूं। तो दो दो वाक्य बनाकर आप मुझे यही कमेंट करोगे। क्या करोगे? कमेंट जरूर करोगे। समझ गए बात आप? ठीक है। तो लजाना से, बदलना से, भूलना से, घबराना से, कि अकर्मक का भी बनाना आ गया और सकर्मक का भी बनाना आ गया। थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा फिर, लेकिन आपको मिलेगा, वरना मैं आपको टेस्ट में तो इनसे संबंधित वाक्य दूंगा ही दूंगा। तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, बढ़िया तो बनेगी। अभी लाइव में मत बनाना, लाइव कमेंट में मत बनाना, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में बना के और फिर कॉपी पेस्ट कर देना कमेंट में, ठीक है। तो ये, अब चलिए हम द्विकर्मक क्रिया करके आए हैं। तो द्विकर्मक क्रिया के कुछ मैं आपको ऐसे नियम बताता हूं जो शायद आपको किताबों में पढ़ने को बहुत कम मिले हैं, लेकिन आज आप कुछ नई चीज सीख के जाओगे। देखो, एक नियम यह है कि जब सकर्मक क्रिया व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न होकर सभी पदार्थों पर समान रूप से हो, तब वहां कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी हम लोग यूं मान के चलते हैं कि सकर्मक क्रिया में कर्म आता ही आता है, ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि जब किसी क्रिया का फल किसी एक विशेष पर न पड़कर उसका फल समान रूप से सब पर बराबर पड़ता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई भर्ती
जो है कोई क्वेश्चन या कुछ डिलीट हुए, कोई क्वेश्चन डिलीट हुए और वो कोर्ट में गए, और कोर्ट जो है उसका निर्णय देने वाला है, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोर्ट रिजल्ट देने वाला है कि भाई ये क्वेश्चन के आधार पर पेपर रद्द किया जाए या कुछ भी किया जाए, या फिर मान लो कुछ भी कोर्ट निर्णय देगा, तो कोर्ट निर्णय जो देगा वो सबके लिए सामूहिक रूप से देगा, समझ रहे हो, विशेष रूप से नहीं देगा। विशेष रूप से तो वो बाद में होता है, जैसे मान लो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, अभी तक जैसे क्वेश्चन वगैरह चल रहे हैं तो कई बच्चों ने रेट लगा रखी है, तो वो निर्णय तो उन पे लागू होगा। लेकिन जब कोर्ट निर्णय देता है, केस किसी एक का हो, लेकिन वो नियम जो आ जाता है वो सब पर समान रूप से लागू होता है। ठीक वैसे ही ये कह रहा है कि ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। यहां पर आप देखोगे क्रिया क्या, सुनता है, सुनने का काम कौन कर रहा है, बहरा, और बहरा क्या सुनता, उत्तर नहीं आएगा। और गूंगा बोलता है, तो गूंगा क्या बोलता है, उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि यहां बहरा सुन रहा है तो शब्द, और गूंगा बोल रहा है तो शब्द, कोई ना कोई शब्द निकल रहा है। अब आप कहोगे सर यहां कर्म मौजूद नहीं था, यह कर्मक का वाक्य होगा, नहीं, ये देखिए ये क्या हुई है, ये ईश्वर की कृपा हुई है, समझ रहे हो बात। जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल सभी पदार्थों पर समान, अब क्या कोई एक बहरा विशेष है वही सुनेगा क्या, या गूंगा, यानी हमने बहरे और गूंगे की जाति का बोध कर लिया कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो बहरे भी सुनने लग जाते हैं और गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। तो यहां पे एक गूंगे बहरे किसी विशेष की बात नहीं हो रही, बल्कि सब पर समान रूप से कृपा हो रही है, तो सबको समान रूप से लाभ मिल रहा है ना। ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाता है कि आपको अकर्मक दिखेगी मगर उसके मूल में सकर्मक होगी। यह नियम बहुत अच्छा है जो आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्रियार्थक संज्ञा बताता हूं आपको। कई बार स्टूडेंट गलती कर बैठता है, कई बार स्टूडेंट गलती कर बैठता है कि ये क्रिया आगे आ गई, ऐसा नहीं है। कई बार क्रिया जो होती है वो संज्ञा के रूप में आ जाती है, तो आपको थोड़ा पहचानना जरूरी है। जब किसी क्रिया का उपयोग हम संज्ञा के रूप में करते हैं तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे पढ़ना एक गुण है, पढ़ना एक गुण है, तो यहां पे ये पढ़ना जो है ना, ये क्रिया नहीं है, ये क्या है, ये संज्ञा के रूप में आई है। मैं पढ़ना सीखता हूं, तो क्रिया तो यहां सीखता हूं है, और सीखना क्या चाह रहा है, वो पढ़ना। तो मैं क्या सीखता हूं, मैं पढ़ना सीखता हूं, है ना, मैं पढ़ने को सीखता हूं। बात को समझना कि कई बार क्रिया संज्ञा के रूप में आ जाती है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है द्विकर्मक क्रिया में हमने एक पढ़ा था कि दो कर्म होते हैं, लेकिन यह कहता है कि जब कोई वस्तु या धन दान की भावना से किसी को, यानी कोई वस्तु किसी को स्थायी रूप से दी जाए तो उसके बाद वो द्विकर्मक होते हुए भी एक कर्मक होती है। लेकिन सर कोई वस्तु स्थायी रूप से दी जाए, मतलब दुकानदार से हम चीनी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, वो हमें स्थायी रूप से देता है, लेकिन उसके पीछे दान की भावना नहीं है। जब कोई वस्तु या धन दान की भावना से किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए, तब वहां दो कर्म नजर आएंगे, लेकिन हम मानेंगे क्या, एक कर्म। गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी, तो ये आपको लग रहा होगा कि सेम वैसा ही वाक्य है जैसा द्विकर्मक में था। एक तो हो गया भिक्षा, गृहिणी ने क्या दी, भिक्षा, और एक आ गया भिक्षुक को, तो आपको दो कर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज किसी को स्थायी रूप से दान की भावना से दे दी जाए, तो आप मान के चलें कि वो क्या होती है, वो होती है द्विकर्मक होते हुए भी क्या होती है, एक कर्मक होगी। क्या मानी जाएगी, वो एक कर्मक मानी जाएगी। सेठ ने निर्धनों को धन दिया, तो यहां पे निर्धनों को धन दिया है, लेकिन दान की भावना से दिया है, और इसी कारण से निर्धन और धन दो होने के बावजूद भी यहां पे एक कर्म माना जाएगा। और इन दोनों ही वाक्य में, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, तो यहां पे आप देख सकते हो राजा ने गरीबों को कंबल, तो ये गरीबों को दान की भावना से बांटे। तो यहां पर ऐसी कंडीशन अगर आपको किसी वाक्य में दिख जाए, तो वहां द्विकर्मक होते हुए भी एक कर्मक माननी पड़ेगी। बात समझ आ गई। ये चार नियम आपको मैंने लास्ट में बताए हैं, और आज की क्लास का ये सार है। बहुत बढ़िया क्लास है, ठीक है। मैं एक ही बात जानता हूं कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि कल परसों मेरे पास एक कॉल आया था, जैसे मैडम हैं, शायद वो क्लास देख रहे हो, कि सर 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ।
सर क्या करें, मन जो है वो घबरा रहा है, हार मान रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा एक ही कहना है कि आप, सर लोग ताने दे रहे हैं, समझ रहे हो बात आप, कि सर 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, बाहर वाले ताने दे रहे हैं, लोगों का डर लगने लग गया है कि तैयारी करें या ना करें, अगर करेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग जो है ताने देंगे, क्या करना चाहिए सर, मोटिवेशन दीजिए। लेकिन आप एक बात सोचिए, मोटिवेशन क्या दूं। मैंने उनसे एक ही बात बोली कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। दुनिया का काम क्या होता है? दुनिया का काम होता है ताने देना, दुनिया का काम होता है आपको नीचे गिराना, दुनिया का काम होता है आपको जो है, आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपकी टांग खींचना। तो वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। आप उनके कारण अपना जो पढ़ना है वो छोड़ रहे हो। तो ये कहां का न्याय है? आप दुनिया की परवाह किए बिना आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो ताना देता है तो उस वक्त आप हंसिए कि हाँ ये वह काम ईमानदारी से कर रहा है, और आप अपने जो 4-5 घंटे की स्टडी है उसको नियमित रखिए। सीधी सी बात है, आपको दुनिया के तानों से बचना है तो आप अपना काम ईमानदारी से करिए। वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक है जो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से करो। आप नहीं करोगे, आप सफल नहीं होगे। इसलिए आप 4-5 घंटे की स्टडी गुप्त रूप से, हमारे दादाजी दादी जी एक बात बोलते थे कि भजन और भोजन गुप्त रूप से करने चाहिए। अब चूंकि आज का समय ऐसा आ गया कि आधुनिक युग है, बहुत फास्ट चल रहा है, तो भजन जो है, मैं उस भजन को विद्या से ले रहा हूं, भजन को मैं पढ़ाई से जोड़ता हूं कि पढ़ाई और भोजन गुप्त रूप से करना चाहिए। तो आप लोग तो अपनी पढ़ाई को, 4 घंटे की स्टडी है वो 2 घंटे सुबह जल्दी, 2 घंटे देर नाइट, 4 घंटे पढ़ लो। दिन में मन करे तो पढ़ो और नहीं मन करे तो वो आप जानो, बाकी 4 घंटे नियमित पढ़ लो। तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो भजन और भोजन तो गुप्त ही होने चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, दुनिया अपना काम ईमानदारी से कर रही है। आप अगर इंतजार करते रहोगे कि ये ताने देना बंद कर दें तो ये आपकी गलत फहमी है। ईमानदारी से तैयारी करो, जी जान लगा दो। अब चूंकि सरकारें, अभी तो बात है ना कि एक जोक चल रहा है कि कोई अपने कोई सीएम का नाम लीक नहीं होने दे रहा, तो पेपर क्या लीक होने देंगे। अच्छा लगा मुझे, है ना। तो खैर, बस भगवान करे कि पेपर लीक ना हो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। पेपर लीक ना हो, उसके बाद हम देख लेंगे कि तैयारी कैसे होती है और कैसे सिलेक्शन दिलवाए जाते हैं। ठीक है। आप अपना लक्ष्य शायद भूल रहे हो, इसीलिए आप कभी आते हो और कभी लाइव नहीं आते हो। मैं अपना लक्ष्य नहीं भूला हूं, और आप जानते हैं मेरा लक्ष्य क्या है। 1000+ सिलेक्शन का मेरा लक्ष्य है। 2024 में 1000+ सिलेक्शन का लक्ष्य है। तो आप अगर इसको, ये 1000 आप ही हो, देख लीजिए आप में से कौन है कौन नहीं। ईमानदार से तैयारी करो, बड़े मजा आएगा। और आगे देखते जाओ, मेरी प्लानिंग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए है। किताब को लेकर जो आपके दिमाग में चल रहा है, सर किताब कब आएगी, किताब कब आएगी, थंबनेल बनाया हुआ है। बहुत जल्द आपको किताब की कुछ प्रिंट बताने वाला हूं मैं, कि हमारी किताब किस पैटर्न पे आएगी और कितना इजी तरीके से लिखा होगा। और जैसे ही किताब आएगी उसी दिन से मैं वापस क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, है ना, किताब की। लेकिन किताब जो है वो यहाँ डायरेक्ट नहीं होगी, उसका भी अलग सॉल्यूशन है। तो किताब आप तक मैं पहुंचाऊंगा, और 101% पहुंचाऊंगा, और बढ़िया तरीके से व्याख्या करेंगे। इधर किताब होगी, आप जो पढ़ते हैं ना किताब, 1 महीने में सर पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको 15 दिन में, 20 दिन में किताब पढ़ा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी किताब, मैं पढ़ाना जानता हूँ। और जो गलतियां होगी, कोई 2-4 गलतियां रह भी जाए देखो, वो मैं सुधार दूंगा। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा नमूना कि किताब कितनी अच्छी आ रही है और किस पैटर्न पे आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे अच्छी क्लास के साथ।